हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 7 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 1 ऑन इक्वलिटी का पार्ट नंबर 2। जैसा कि आपने पहले पार्ट में देखा कि इक्वलिटी क्या होती है और इक्वलिटी को समझने के लिए हमने कांता और एक और लेडीज़ का उदाहरण लेकर के दिखाया कि किस तरह से उन्हें समानता मिलती है। और इसके साथ साथ में आपने ये भी देखा कि हमें वोट डालने, इक्वल राइट टू वोट, हमें वोट डालने का अधिकार है ना। और आपको ये भी हमने बताया कि कैसे हमने पिछली क्लास 6 में पढ़ा था कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होती है, जिसमें बच्चे को कितने या किसी को कितने साल की उम्र में वोट डालने को मिलता है और किस तरह से हम इक्वलिटी को मैनेज कर पाते हैं। तो अब इस पार्ट में हम और इसके साथ ही साथ में हमने ये भी देखा कि अनइक्वलिटी किस तरह से लोगों के साथ में होती है, जिसमें आपने ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का उदाहरण देखा कि किस तरह से वो एक दलित थे और उनके साथ अनइक्वलिटी की भावना रखी जाती थी। वहीं आपने एक और एग्जाम्पल मिस्टर और मिसेस अंसारी के साथ भी देखा कि किस तरह से मिस्टर और मिसेस अंसारी को केवल जाति के आधार पर परेशान होना पड़ता है घर ढूंढने के लिए। ये अनइक्वलिटी के एग्जाम्पल थे। तो अब हम अगले टॉपिक में स्टार्ट करने जा रहे हैं, इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, यानी हमारी इंडियन डेमोक्रेसी में हम इक्वलिटी को किस प्रकार देखेंगे। तो इस चैप्टर में इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी को स्टार्ट करने से पहले आप देख रहे हैं इस चित्र में एक बच्चा जूते पॉलिश कर रहा है और ये जो फ़ोटो है ये 1975 की दीवार फिल्म से ली गई है, जिसमें उसे जूते पॉलिश करने के बदले में पैसे जो है वो फेंक के दिए जाते हैं। और जब वो पैसे फेंक के दिए जाते हैं तो वो उसको लेने से मना कर देता है और कहता है कि मैंने अपना काम किया है, मैंने अपना ड्यूटी की है, जो कि मेरी फ़ीस है और मुझे इज्जत के साथ मुझे वो पैसे हाथ में मिलने चाहिए। तो ये एग्ज़ाम्पल हमें बताता है कि इंडियन डेमोक्रेसी में इक्वलिटी किस तरह की होगी। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज इक्वल। दिस मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री, including male and female persons from all castes, religion, tribes, educational and economic backgrounds are recognized as equal. This is not to say that inequality ceases to exist. It doesn't, but at least in democratic India, the principle of the equality of all persons is recognized. तो हमारे भारत का जो संविधान है वह सबके लिए एक समान है। इसका क्या मतलब होता है कि सभी इंडिविजुअल्स ऑफ कंट्री जो हैं, जो भी भारत के लोग हैं, जिसमें मेल फीमेल, किसी भी जाति, धर्म, जनजाति, शिक्षित, अशिक्षित, व्यापारी, किसी भी बैकग्राउंड का कोई भी व्यक्ति हो, वो इक्वल है। और यहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता है कि हमारे यहाँ इनइक्वलिटी एग्जिस्ट करती है। हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ा बहुत वेरिएशंस हो सकते हैं, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। सो द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी ऑफ द ऑल पर्सन इज़ रिकॉग्नाइज्ड। इसलिए ये जो प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी है वो सभी लोगों के ऊपर लागू हो जाता है। While earlier no law existed to protect people from discrimination and ill treatment, now there are several that work to see that pupils are treated with dignity as इक्वल। यहाँ पर ऐसा कोई भी नियम नहीं बनाया गया है
जिसमें लोगों को डिस्क्रिमिनेटेड किया जाए या उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाए, उनके साथ बराबरी का व्यवहार ना किया जाए, है ना। चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हों, उनके साथ समानता का व्यवहार किया जाता है। This recognition of equality includes some of the following provisions in the Constitution। तो यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविज़न्स दिए गए हैं जो कि लोगों को इक्वलिटी दिलाने में मदद करते हैं। फर्स्ट, दैट एवरी पर्सन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ। यह है पहला कि प्रत्येक व्यक्ति समान है, नियम से पहले वह समान है। What this means is that every person from the president of the country to Kanta, a domestic worker, has to obey the same laws. Second, no person can be discriminated against on the basis of their religion, race, caste, place of birth or whether they are female or male। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि हमारे यहाँ पे जो सभी लोग इक्वल हैं, चाहे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हों या फिर कांता जो कि एक सोशल वर्कर है वो हो। तो हमारे यहाँ पर क्या होता है, किसी को भी जाति, धर्म, उसके जन्म के स्थान या पुरुष या स्त्री होने के आधार पर डिस्क्रिमिनेटेड नहीं किया जाता है। ठीक है। थर्ड, every person has access to all public places including playground, hotel, shops and markets। लोगों को हर जगह इक्वली ट्रीट किया जाता है, चाहे वो प्लेग्राउंड हो, चाहे होटल हो, चाहे शॉप हो या मार्केट हो। All persons can use publicly available wells, roads and bathing ghats। लोगों को हर जगह पर जो है वो नहाने के लिए, पीने के पानी के लिए कुएं हों, सड़क हों, नदियों के घाट हों, इक्वली यूज़ करने की परमिशन होती है। फोर्थ, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबॉलिश्ड। और अछूतता को बिल्कुल बंद कर दिया गया है। द टू वेज इन विच द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू implement the equality that is guaranteed in the Constitution is first through law and second through government programs or schemes to help disadvantaged communities। तो यहाँ पर जो दो तरीके बताए हैं जिससे गवर्नमेंट इक्वलिटी को गारंटीड देने के फेवर में रहती है, पहला तो है कि लॉज यानी नियम के साथ में, और दूसरा गवर्नमेंट प्रोग्राम या स्कीम, लोगों के गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम है और स्कीम है उसके द्वारा। There are several laws in India that protect every person's right to be treated equally. In addition to law, the government has also set up several schemes to improve the lives of communities and individuals who have been treated unequally for several centuries. These schemes are to ensure great opportunities for people who have not had this in the past। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नियम बनाए गए हैं जो लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, इनको इक्वली ट्रीटेड करने के लिए, है ना। और उसके साथ साथ में ऐसे एडिशनल लॉज भी बनाए गए हैं जिसमें गवर्नमेंट हैज़ टू ऑल्सो सेट अप सेवरल स्कीम्स, मतलब बहुत सारी ऐसी स्कीम बनाती हैं जिससे लोगों को इंडिविजुअल्स यानी स्वतः से ट्रीटेड किया जाए अनइक्वलिटी ऑफ बहुत सारे समय से। मतलब क्या हो रहा है, जो ऐसे लोग हैं जिनको ट्रीटेड नहीं किया जा रहा था इक्वलिटी के लिए, वहाँ के लिए कुछ स्कीम्स बनाई गई हैं, नियम बनाए गए हैं, और जिसके चलते उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि आने वाले समय में उनको समानता का अधिकार मिले और
जो पुराने समय में उनको नहीं मिल रहा था, वो आने वाले समय में उनको समानता का पूरा अधिकार मिले, ऐसा गवर्नमेंट अपनी स्कीम और नियमों से प्रयास कर रही है। One of the steps taken by the government includes the midday meal scheme. This refers to the program introduced in all government elementary schools to provide children with cooked lunch. Tamil Nadu was the first state in India to introduce this scheme, and in 2001 the Supreme Court asked all states government to begin this program in their school within 6 months. This program has had many positive effects. These includes the fact that more poor children have begun enrolling and regularly attending school. Teachers reported that earlier children would often go home for lunch and then not return to school, but now with the midday meal being provided in school, their attendance has improved. Their mothers who earlier had to interrupt their work to feed their children at home during the day now no longer need to do so. This program has also helped reduce caste prejudice because both lower and upper caste children in the school eat this meal together, and in quite a few places Dalit women have been employed to cook the meal. The midday meal program also helped reduce the hunger of poor students who often come to school and cannot concentrate it because their stomach has empty. तो अनइक्वालिटी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, मिड डे मील स्कीम स्टार्ट की। सबसे पहले ये मिड डे मील स्कीम तमिलनाडु में आई और उसके बाद 2001 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को ये बोल दिया कि वो अपने स्कूल में ये मिड डे मील स्कीम 6 महीनों के अंदर चालू करें। उससे क्या फ़ायदे हुए, उससे ये फ़ायदे हुए कि जो गरीब बच्चे थे वो स्कूल नहीं आ रहे थे क्योंकि उनको खाने की समस्या थी, तो वो काम पे जाते थे, तो खाना मिलने लग गया तो वो स्कूल आने लग गए। टीचर्स ने देखा कि बच्चे लंच में घर जाते थे खाना खाने के लिए और उसके बाद वो वापस स्कूल आते ही नहीं थे, तो मिड डे मील मिलने से ये समस्या का भी समाधान हुआ। उसके बाद में क्या हुआ कि जो लोगों के पास खाना नहीं था, भूखे रहते थे, वो पढ़ाई प्रॉपरली नहीं कर पाते थे, उनको खाना मिलने लगा तो वो प्रॉपर पढ़ाई करने लग गए और खाना बनाने वाली कोई दलित महिला को रोज़गार मिल गया। और सबसे बड़ी बात है कि लोअर क्लास अपर क्लास के सभी बच्चे एक साथ बैठकर वहाँ पर खाना खाते थे, जो कि बना हुआ पका खाना रहता था। तो इस प्रकार से मिड डे मील प्रोग्राम ने अनइक्वालिटी को दूर करने में बहुत हद तक एक अच्छी भूमिका निभाई, जिससे अनएम्प्लॉयड लोगों को खाना भी मिला, लोगों में अनइक्वालिटी की भावना भी ख़त्म हुई और समानता के अधिकार मिलते गए। While government programs play an important role in increasing equality of opportunity, there is much that still need to be done. While the midday meal program has helped increase the enrollment and attendance of poor children in school, there continues to be big differences in our country between schools that the rich attend and those that are poor attend. Even today there are several schools in country in which Dalit children like Om Prakash Valmiki are discriminated against and treated unequally. These children are forced to unequal situation in which their dignity is not respected.
This is because the people refuse to think of them as equal even though the law requires it. तो क्या हुआ कि गवर्नमेंट के मिड डे मील प्रोग्राम ने जो है वो बच्चों में जो अनइक्वलिटी का एक भावना थी उसको ख़त्म किया और वहाँ पर दलित चिल्ड्रन जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे लोगों के साथ जो अत्याचार या गलत भावनाओं से गलत काम हो रहे थे, उनको गलत तरीके से ट्रीट किया जा रहा था, उसको बंद करने में बहुत हद तक मदद मिली। और जो है गवर्नमेंट ने उसके लिए लॉज भी बना दिए। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जो संविधान के निर्माता थे वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, और वो एक दलित परिवार से थे। तो वो इस बारे में क्या कहते हैं, उनका कहना है, इट इज़ डिसग्रेसफुल टू लीव एट द कॉस्ट ऑफ वंस सेल्फ रिस्पेक्ट, है ना। हमारे लिए किसी के अपना सेल्फ रिस्पेक्ट के बिना रहना डिसग्रेसफुल है। सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ द मोस्ट वाइटल फैक्टर इन लाइफ। सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो हमारी लाइफ का सबसे वाइटल फैक्टर होना चाहिए। विदाउट इट मैन इज़ ए cheaper. To live worthily with self-respect, one has to overcome difficulties. It is out of bared and ceaseless struggles alone that one derives strength, confidence and recognition. तो वो कहते हैं कि हमारे पास यदि सेल्फ रिस्पेक्ट होगा तो हम जो भी हमारी लाइफ में आने वाली स्ट्रगल्स हैं, जो भी हमारे परेशानियां हैं, उनसे हम अपने आप को सुदृढ़ बना पाते हैं। मैन इज़ मॉर्टल, एवरीवन हैज़ टू डाई सम डे और द अदर। जो मैन है वो एक मॉर्टल है और ये पक्की बात है कि एक ना एक दिन सबको मरना है। बट वन मस्ट रिसॉल्व टू ले डाउन one's life in enriching the noble ideas of self respect। मगर हमको क्या करना है, हमें अपने जीवन को सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए प्राप्त करने वाले नए नए नोबल आइडियाज़ निकालने हैं। एंड बेटरिंग वंस ह्यूमन्स लाइफ, और अपना जीवन की जो शैली है उसको अच्छा बनाना है। नथिंग इज़ मोर डिसग्रेसफुल फॉर ए ब्रेव मैन देन टू लीव लाइफ डिवॉइड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। जो बहादुर लोग होते हैं वो अपने जीवन में सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी छोड़ते नहीं हैं और पूरी दृढ़ता के साथ अपने सेल्फ रिस्पेक्ट। तो ओवरऑल बात जो कही है B.R. अम्बेडकर साहब ने कि हमें अपना जो स्वाभिमान है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको कभी नहीं कम होने देना चाहिए, क्योंकि जो स्वाभिमान है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो हमारी ताकत होता है, वो हमारी मजबूती होता है और वो हमें अपने जीवन में अच्छे कार्य करने के लिए तत्पर करता है। तो चलिए अब आगे चैप्टर देखते हैं। वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर दिस इज़ दैट एटीट्यूड्स चेंज वेरी स्लोली। एवरी थॉट पर्सन आर अवेयर टू डिस्क्रिमिनेशन इज़ अगेंस्ट द लॉ। द continue to treat people unequally on the basis of their caste, religion, disability, economic status and because they are women। तो यहाँ पर इसीलिए लॉ बना दिया गया ताकि जो अनइक्वलिटी होती थी कास्ट के कारण, रिलीजन के कारण, डिसेबिलिटी के कारण, इकोनॉमिक स्टेटस के कारण या वुमेन होने के कारण वो बंद हो जाए। It is only when people begin to believe that no one is inferior and that every person deserves to be treated with dignity। तो यहाँ पर ऐसा होने से क्या है, लोगों के मन में ये भावना आना चाहिए कि कोई भी इन्फीरियर नहीं है, ठीक है, और सभी लोग एक सी ही डिग्निटी को डिज़र्व करते हैं। That present attitude can change। Establishing equality in a democratic society is continuous struggle and one is in which individual as well as various communities in India contribute to, and you will read more about this in this book। तो अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि डेमोक्रेसी के लिए
हमारी कंट्री में कंटिन्यूसली किस तरह से स्ट्रगल होते गए, और इसके आगे हम अब अगली टॉपिक की बात करते हैं। तो आज का इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है इश्यूज़ ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेटिक्स, मतलब जो और भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं क्या वहाँ पर इश्यूज़ होते हैं कि नहीं होते हैं। तो चलिए देखते हैं। यू आर प्रोबेबली वंडरिंग वेदर इंडिया इज़ द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच देयर इज़ इनइक्वालिटी एंड वेयर द स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी कंटिन्यूज़ टू एग्जिस्ट। हमारे आपको सुन के आश्चर्य होगा कि हमारे देश में केवल इंडिया ही, वर्ल्ड में एक ऐसा देश है जहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्री होने के बाद भी इनइक्वालिटीज़ के लिए लोगों में अभी भी स्ट्रगल चल रही है। द ट्रूथ इज़ दैट इन मैनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड द इशू ऑफ इक्वालिटी कंटिन्यूज़ टू बी the key issue around which communities struggle. So, for example, in the United States of America, the African Americans whose ancestors were the slaves who were brought over from Africa continue to describe their life today as largely unequal. This despite the fact that there was a movement in the late 1950s to push the equal right for African Americans. Prior to the African Americans were treated extremely unequal in the United States and denied equality through law. For example, when traveling by bus, they either had to sit at the back of the bus or get up from their seat whenever a white person. तो केवल हमारा भारत देश बस एक ऐसा देश नहीं था जहाँ पर इनइक्वालिटी के लिए संघर्ष ना होता हो। ऐसा एक देखने को हमको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में भी एग्जाम्पल मिलता है कि वहाँ पर भी अमेरिकन अफ्रीकन्स के बीच में अनइक्वालिटी का फैक्टर हमेशा से रहा है। क्योंकि एंसिएटर्स जो अफ्रीकन थे, वो एंसिएटर्स थे, उनके जो पुराने पूर्वज थे वो अमेरिका आए थे और वो वहाँ पर काम करते थे, स्लेव्स के जैसे काम करते थे। तो यहाँ पर बहुत बड़ी अनइक्वालिटी का जो फीचर है वो अमेरिका में देखने के लिए मिलता था। और अमेरिकन अफ्रीकन के बीच में अमेरिकन्स जो है वो अफ्रीकन के साथ ऐसा ट्रीट करते थे कि वो उनके स्लेव्स हैं। इसके एग्ज़ाम्पल को आप ऐसा देख सकते हैं कि या तो आप कहीं जैसे बस में ट्रैवल कर रहे हों तो या तो अफ्रीकन्स को लास्ट बस सीट पे बैठने को मिलता था, या फिर अमेरिकन्स अगर कोई आएँ तो उनको उनकी सीट से उठा करके अमेरिकन्स को बैठने के लिए वो डिमांड करते थे। रोज़ पार्क्स was an African American woman treated from a long day at work. She refused to give up her seat on a bus to a white man on 1 December 1955. Her refusal that day starts a huge agitation against the unequal ways in which African Americans were treated and which came to be known as civil rights movement. तो क्या हुआ, रोज़ पार्का करके एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी जिन्होंने इसके लिए संघर्ष किया और वो अपनी बस में से सीट को नहीं छोड़ रही थी। और 1 दिसंबर 1955 में उन्होंने ये संघर्ष स्टार्ट किया जो बाद में सिविल राइट मूवमेंट के नाम से जाना गया। तो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि रोज़ पार्क जो कि अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी वो किस तरह से सिविल राइट्स मूवमेंट पे उन्होंने वर्क किया। द सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 prohibited discrimination on the basis of race, religion or national origin. It also stated that all schools would be open to African American children
and that they would no longer have to attend separate schools, especially seat up for them. However, despite this, a majority of African American continues to be among the poorest in the country. Most African American children can only afford to attend government school that have fewer facilities and poorly qualified teachers as compared to white students who either go to private schools or live in areas where the government schools are as highly rated as private school. जो रोज़ पार्क्स थी उनने जो सिविल राइट मूवमेंट स्टार्ट किया था वो 1964 में प्रोहिबिटेड कर दिया गया। किस आधार पर? कि ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन, मतलब देश, जाति और धर्म के आधार पर उसको रोक दिया गया। और उसके बाद क्या हुआ कि जो बच्चे अफ्रीकन अमेरिकन बच्चे थे उनको अलग से बिठाला जाता था स्कूल्स में, या उनके लिए अलग स्कूल थे, उनको अमेरिकन्स के साथ बैठने नहीं दिया जाता था और उनके साथ भेदभाव का बर्ताव किया जाता था। तो वहाँ पर क्या होता था कि अफ्रीकन अमेरिकन बच्चे या तो एक सरकारी स्कूल में, वहाँ पर जो सरकारी स्कूल होते थे, जो पुअरेस्ट कम्युनिटी के लोग वहाँ पर जाते थे और वो सरकारी स्कूलों में इतने अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं ही होती थी और जो टीचर्स थे वो भी अच्छे क्वालिटी के नहीं थे। वहीं जो वाइट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अगर वो प्राइवेट स्कूल में जाते होते थे तो वहाँ पर स्कूल बहुत हाईली रेटेड प्राइवेट स्कूल थे। तो इस प्रकार से वहाँ पर भी डिस इनइक्वालिटी की एक ये प्रोसेस देखने को हमें मिलती है। और अब हम देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो कि है चेंज ऑफ डेमोक्रेसी। नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज being completely democratic. There are always communities and individuals trying to expand the idea of democracy and push for a greater recognition of equality on existing as well as a new issues. Central to this is the struggle for recognition of all persons as equal and for their dignity to be maintained. In this, you will read about how this issue of equality affects various aspects of our daily life in democratic India, as well as you read these chapters, think about whether the equality of persons and their being able to maintain the dignity of upholds। तो हमारे विश्व में ऐसा कोई भी देश नहीं है जो डेमोक्रेटिक कंट्री हो और वहाँ पर डिफरेंट इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज़ के द्वारा आइडियाज़ को, डेमोक्रेसी के आइडियाज़ को बढ़ाने का या और रिकॉग्नाइज या इक्वलिटी की तरफ ले जाने के नए इश्यूज़ ना बनते हों। तो ओवरऑल हमको इस चैप्टर में पढ़ने के बाद में यही समझ में आया कि हर जगह इक्वलिटी अफेक्ट करती है परंतु मेंटेन नहीं हो पाती है और हम को इसको किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं आगे के चैप्टर्स में हम ये भी देखेंगे। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में हमने इक्वलिटी के बारे में देखा और अब जो है आप देख रहे हैं वो इसकी एक्सरसाइज है और अगर पॉसिबल हुआ तो अगले वीडियोस में मैं आपके लिए इनकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करवाने की कोशिश करूँगा। और इसके साथ साथ सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपकी क्लास के रिलेटेड अगले लेसन्स के वीडियोस में आप तक आसानी से पहुंच सकें। और इसके बाद मैं आप सभी को इस चैप्टर्स के कुछ ग्लोसरीज वर्ड्स के बारे में बता रहा हूं, जैसे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी,
मतलब दिस इज़ ए वेरी इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि हम अगले वीडियो